हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। अभी तक हम लोगों ने देखा था भारत का संवैधानिक विकास पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लिया है। बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने समझ लिया कि भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ है, किन किन अधिनियमों के माध्यम से ये प्रक्रिया चली है। आज हम लोग देखेंगे अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था और संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो इस अंतरिम सरकार एवं संविधान सभा के सभी पहलुओं के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज के लेक्चर की क्या क्या हाईलाइट्स हैं उनको पहले देख लेते हैं। तो आज के लेक्चर की हाईलाइट्स हैं, जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे, अंतरिम सरकार का गठन एवं इसके सदस्य कौन कौन थे इसको देखेंगे, संविधान सभा का गठन देखेंगे, संविधान सभा की संरचना देखेंगे, संविधान सभा का चुनाव परिणाम कैसा रहा इसको देखेंगे, संविधान सभा का अधिवेशन कितने हुए इसको देखेंगे, संविधान निर्माण से संबंधित कुछ समितियां थीं, ये बहुत महत्वपूर्ण, इनको देखेंगे, संविधान का निर्माण देखेंगे कि फाइनली संविधान का निर्माण हो गया, और फिर देखेंगे संविधान का लागू होना। ये हाइलाइट्स हैं। फिर देखेंगे कि जो हम लोग आज अध्ययन करेंगे उस पर आधारित कुछ प्रश्नों को हम लोग आप सॉल्व कीजिएगा। मैं कुछ 2 प्रश्न दूंगा, इन प्रश्नों को आपको सॉल्व करना और कमेंट बॉक्स में इसका आपको आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर शुरू होते हैं। देखिए हुआ क्या। अच्छा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं कि ये 2023 का ही क्वेश्चन आया हुआ है। निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया। तो देखिए ऐसे देख के तो लग रहा है बहुत सरल सवाल है, तो यूपीएससी में ऐसे का सरल सवाल दे देता है यूपीएससी। ठीक है, बाकी तो यूपीएससी के सवाल स्टैंडर्ड ही होते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये उद्देश्य नहीं कि इस प्रश्न को हल किया जाए, इसका उत्तर दिया जाए। यहाँ पे ये उद्देश्य है कि देखिए इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हमको पढ़ते हुए कैसे अपने टॉपिक्स पे फोकस रखना है और किस किस पॉइंट्स पे हमको ज़्यादा फोकस रखना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि जो बंगाल का गवर्नर था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या किया गया, उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और 1833 के चार्टर में एक्ट में क्या किया गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो ये हम लोग जानते हैं विलियम बेंटिंग थे उस समय, उन्हीं को बना दिया गया। दूसरा प्रश्न है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, जिसको भारत परिषद अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ये भारत सचिव और यहाँ के वायसराय थे। ठीक है, इस प्रस्ताव में ये प्रस्ताव किससे संबंधित था, ठीक है, ये पूछा है। तो सामाजिक सुधार, शैक्षणिक सुधार, पुलिस प्रशासन सुधार एवं संवैधानिक सुधार। तो सभी लोग जानते हैं संवैधानिक सुधार से संबंधित था ये। तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने के बाद हम लोग को एक आइडिया लगता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। और अभी तो मैं प्री का क्वेश्चन बता रहा हूँ, फिर धीरे धीरे मैं आपको कुछ दिनों बाद मेंस के क्वेश्चन भी दूंगा और मेंस के क्वेश्चन पे हम लोग फ्रेमिंग करके उसको लिखना भी शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए तो अगला अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं। देखिए अंतरिम सरकार का गठन। अब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तित हो गई थी। सत्ता परिवर्तन के बाद क्या हुआ था कि जो विंस्टन चर्चिल थे उनकी जगह क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बने थे और लेबर पार्टी के थे, और वो भारत की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। ठीक है, और उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में ये वक्तव्य भी दिया था कि भारत को हम आज़ाद जल्दी ही कर देंगे, वहाँ के लोगों को भी स्वतंत्रता का अधिकार है, उनको आज़ाद जल्दी ही कर देंगे। और खासकर देखा जाए ना तो ये तो ब्रिटेन की एक बात है। ऐसी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसी परिस्थितियां बन गई थी कि अब भारत पे शासन करना ब्रिटेन के लिए मुश्किल था। कारण ये था कि द्वितीय विश्व युद्ध में इतना जर्जर स्थिति ब्रिटेन की हो गई थी। भले ब्रिटेन वाले जीत गए थे, ब्रिटेन अमेरिका रसिया जीत गए थे, बट जो 2 त्रिगुट शक्तियां थी जैसे जर्मनी था, इटली था और जापान थे, इन्होंने भी इतनी ज़्यादा नुकसान कर दिया था कि इनकी बैंड बजी हुई थी। ठीक है, अब इनके लिए मुश्किल था कि भारत पर शासन कर सकें। और दूसरी बात क्या हुआ था कि भारत में 1942 से जो क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन चला था और फिर नौसेना का विद्रोह चला था। अब यहाँ के लोग भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे कि अब ब्रिटेन वाले ज़्यादा दिन यहाँ पर रोकें। और दूसरी बात कि जो लॉ चौकठा बोलते हैं, आईसीएस का एग्जाम, जो उसके अधिकारी होते थे वो पैशनेटेड होते थे कि भारत पर शासन करना है, उसमें अब भारतीयों की संख्या ज़्यादा हो गई थी। अब वो बहुत उदासीन हो गए थे। ठीक है, तो वो अब वो भी नहीं चाहते थे कि बहुत ज़्यादा ब्रिटेन शासन करे इस पर, जो भारतीय थे वो। तो इसलिए अब एक ब्रिटेन को भी ये लगने लगा कि भाई सम्मानजनक तरीके से भारत से विदाई ले ली जाए, वरना भारतीय कहीं ऐसे ना विदा कर दें कि हम बेइज्जती सहनी पड़े। तो ये भी एक तकाजा था वक्त का। ठीक है, तो अब कैबिनेट मिशन योजना के तहत क्या किया गया था, लॉर्ड वेवेल ने अंतरिम सरकार की घोषणा की थी। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं इसमें। तो कैबिनेट मिशन योजना, आप जानते हैं कैबिनेट मिशन योजना कब आई थी, के तहत 3 लोग थे इसमें, अब नाम बताइएगा। 1 अगस्त 1946 को जो वायसराय था भारत में, लॉर्ड वेवेल ने कांग्रेस को अंतरिम सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया, जिसके उत्तर में 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई। ठीक है, तो ये डेट थोड़े बहुत याद रखिएगा। हालांकि यूपीएससी में डेट वगैरह बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन आप स्टेट कमीशन के एग्जाम देते हैं तो डेट भी मायने रखता है। ठीक है, अब क्या हुआ, 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 13 सदस्यीय अंतरिम सरकार का गठन किया गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। कहानियाँ सुनते ही होंगे कि उस समय
महात्मा गांधी ने सलाह दिया था कि भाई जिन्ना को बुला लो, कम से कम भारत विभाजन टल जाए, लेकिन किसी तरह से जवाहरलाल नेहरू को बुलाया गया, सरकार अंतरिम सरकार इन्होंने बनाई, लेकिन उसमें अभी मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई थी। ये 13 सदस्यीय जो सरकार थी, इसके अध्यक्ष स्वयं वायसराय वेवेल थे और उपाध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग। फिर वेवेल ने क्या किया कि मुस्लिम लीग लगातार सहयोग करती रही और ये सब बातें रही, तो वेवेल ने कहा कि भाई सरकार में इसको शामिल कर लो, विरोध नहीं करेगी। तो वेवेल के प्रयासों से 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी सरकार का हिस्सा बन गई। अब मुस्लिम लीग सरकार का हिस्सा हो गई तो जो कांग्रेस के 13 सदस्यीय मंत्रिमंडल था, इसमें से 3 लोगों को बाहर किया गया। किसको किया गया? सैयद अली जहीर को। एक तो ये थे, दूसरा सुभाष चंद्र बोस के भाई शरद चंद्र बोस को, इनको हटा दिया गया, और तीसरा सर सफात अहमद खां, इन 3 लोगों को क्या किया? मंत्रिपरिषद से हटा दिया गया। तो ये नाम जरूर याद रखिएगा कि मुस्लिम लीग को सरकार में शामिल करने के लिए किन 3 लोगों को हटाया गया था। तो सैयद अली जहीर थे, शरद चंद्र बोस थे और सर सफात अहमद खां, इनको मंत्रिमंडल से हटाया गया, मंत्रिपरिषद से। और मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को सरकार में शामिल किया गया, जिसमें वित्त मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय किसको दिया गया? लियाकत अली खां को दिया गया। अब ये सरकार में तो मुस्लिम लीग शामिल हो गई थी, लेकिन मुस्लिम लीग की अंतिम जो इच्छा थी, मांग थी, वो यही थी कि अलग राष्ट्र का निर्माण किया जाए, पाकिस्तान का निर्माण किया जाए, जिससे वो सरकार में असहयोग करती रही और सरकार को चलना असंभव बना दी। इसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसी सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं। अब 2 राष्ट्र का मतलब क्या था? पाकिस्तान की मांग करते हुए मुस्लिम लीग सहयोग ही नहीं करती थी, ठीक है, तो एक अपना राष्ट्र लेके अलग चल रही थी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जरूर याद रखिएगा। इसका रीजन ये है कि स्टेटमेंट कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। चलिए, मेंस के आंसर राइटिंग में भी आप लिख सकते हैं इस तरह की। फिर इसके बाद क्या हुआ? अब अंतरिम सरकार जो थी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि अंतरिम सरकार के जो सदस्य थे, हमको इनको याद रखना है कि अंतरिम सरकार में कौन कौन लोग शामिल थे। तो देखिए, पहला जो था ये वेवेल जो थे वायसराय भारत में, ये क्या थे? सरकार के अध्यक्ष थे, ये तो थे ही। अब इसके अतिरिक्त 14 लोग हो गए, मुस्लिम लीग जब शामिल हो गई तो 14 लोग हो गए। अब हमको याद क्या रखना है? हमको याद रखना है कि किसके पास कौन सा मंत्रालय था अंतरिम सरकार में, ठीक है। तो नेहरू के पास क्या था? उपाध्यक्ष थे सरकार में, तो इनके पास क्या था? कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे, इनके पास विदेश मामले थे, वह राष्ट्रमंडल थे, ये वन नहीं है, वह राष्ट्रमंडल, ठीक है, वह राष्ट्रमंडल था, जो कॉमनवेल्थ था वो था। दूसरे कौन महत्वपूर्ण थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इनके पास था गृह, सूचना तथा प्रसारण, ठीक है, ये इनके पास था। फिर थे डॉक्टर जॉन मथाई, इनके पास था उद्योग एवं आपूर्ति। अंतरिम सरकार में याद रखिएगा, सरदार बलदेव सिंह थे, इनके पास रक्षा था। सी राजगोपालाचारी थे, इनके पास शिक्षा था। और CM भाभा थे, इनके पास कार्य, खान एवं बंदरगाह था इनके पास, ठीक है। फिर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके पास खाद्य एवं कृषि था। ये मंत्रालयों को आप लोग याद रखिएगा। फिर अगले थे अरुणा आसफ अली, इनके पास रेलवे एवं परिवहन था, अरुणा आसफ अली। फिर जगजीवन राम, इनके पास श्रम मंत्रालय था, ठीक है। अब ये जो लोग थे, ये कांग्रेस के लोग थे, ठीक है। इसके बाद ये जो 5 लोग हैं, ये किसके थे? ये मुस्लिम लीग के 5 लोग थे। तो कौन कौन लोग थे? लियाकत अली खां थे, इनको वित्त मंत्रालय मिला था। आई चुंदरीगर थे, इनको वाणिज्य मिला था। अब्दुल रब निस्तार थे, इनको संचार मिला था, ठीक है। फिर जोगेंद्र नाथ मंडल थे, इनको विधि मिला था। फिर गजानफर अली खां थे, इनको स्वास्थ्य मिला था। तो इसमें याद क्या रखना है कि देखिए, 3 लोग किनको कांग्रेस के जो थे उनको हटाया गया कि मुस्लिम लीग को शामिल करना है। उन 3 लोगों का नाम है, आप लोग याद रखिएगा। दूसरा ये देखिएगा कि ये जो 15 लोग थे, जिसमें वेवेल वायसराय अध्यक्ष ही थे, बाकी 14 लोग थे, इनमें किसके पास कौन सा मंत्रालय था, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद रखना है। और इसको याद रखने का तरीका बस एक ही है कि आप देखते रहिए, समझते रहिए, दिमाग में बिठाते रहिए, इसको याद करिए, ठीक है। फिर अगला हम लोग टॉपिक देखते हैं इसमें कि संविधान सभा का गठन। अब अंतरिम सरकार से उतना ही क्वेश्चन है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। संविधान सभा का गठन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, संविधान सभा का गठन। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि संविधान सभा के लिए कैसे मांग उठी है भारत में, क्या क्या इसकी कहानी है। तो देखिए, इसका जो दर्शन मिलता है वो देखते हैं। भारत में सबसे पहले जो बाल गंगाधर तिलक थे, कि इन्हीं के निर्देशन में तैयार स्वराज विधेयक, जिसको स्वराज बिल कहा जाता है, में सबसे पहले संविधान सभा का दर्शन होता है, ठीक है। तो अगर कभी पूछता है कमीशन में कि सबसे पहले संविधान सभा का दर्शन कहाँ होता है, और
विकल्प ऑप्शन में होते हैं तो यहाँ पे आप उसको टिक कर सकते हैं। फिर क्या होता है, 1922 में महात्मा गांधी ने एक वक्तव्य दिया था जिसमें कहा था भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार ही होगा। ठीक है, मतलब वक्तव्य दिया था 1922 में कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार ही होगा। ठीक है, तो इसमें अप्रत्यक्ष रूप से हो गया भाई भारतीयों की इच्छानुसार ही होगा, तो संविधान सभा द्वारा ही बनेगा, अंग्रेजों द्वारा नहीं लाया जाएगा। फिर क्या हुआ था 1924 में, जो जवाहरलाल नेहरू थे इनके पिता थे मोतीलाल नेहरू। अब 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग रखी थी इन्होंने। ठीक है, संविधान सभा के निर्माण की इन्होंने मांग रखी थी। ठीक है, ये सब चीजें चल रही थी अनौपचारिक रूप से। अब आती है औपचारिक, मतलब फॉर्मली क्या बात होती है। तो सर्वप्रथम औपचारिक रूप से 1934 में, ठीक है, 1934 में क्या हुआ था कि रांची, जो झारखंड की राजधानी है, यहाँ पे रांची में अधिवेशन हुआ और यहीं पर स्वराज पार्टी ने यह मांग रखी कि वयस्क मताधिकार के आधार पर, ठीक है, वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की सभा द्वारा संविधान का निर्माण होगा। तो निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की सभा क्या हो गया, संविधान सभा ही हो गई। तो इसके द्वारा क्या होगा, संविधान का निर्माण हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट रखना है औपचारिक रूप से कब कहा गया। फिर इसके बाद क्या होता है कि संविधान सभा के गठन की मांग एम.एन. राय भी कहते हैं। ठीक है, जो साम्यवादी पार्टी के नेता थे ये बहुत, ठीक है, 1934 में इन्होंने भी प्रस्तुत किया था। अब यहाँ के बाद आता है कांग्रेस की बात कि सबसे पहले 1935 में कांग्रेस ने भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग 1939 त्रिपुरी, जो मध्य प्रदेश जबलपुर में है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में है, इसी अधिवेशन में क्या हुआ था, यह प्रस्ताव पारित किया कि एक स्वतंत्र देश के संविधान निर्माण का एकमात्र तरीका संविधान सभा होगी। तो पहली बार कांग्रेस ने त्रिपुरी मध्य प्रदेश के जबलपुर में जो है, यहाँ पे जो 1939 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा कि एक स्वतंत्र देश में संविधान निर्माण का एकमात्र तरीका संविधान सभा होगी। तो कांग्रेस ने पहली बार 1939 में ये त्रिपुरी अधिवेशन में कहा है। ठीक है, और गठन की मांग की थी 1935 में कांग्रेस ने, लेकिन प्रस्ताव कब पारित किया, 39 में। याद रखिएगा 1935 में कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग की और जाके फाइनली 1939 में त्रिपुरी मध्य प्रदेश के जबलपुर में अधिवेशन में ये प्रस्ताव पारित किया कि एक स्वतंत्र देश में संविधान निर्माण का एकमात्र तरीका संविधान सभा होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ट्विस्ट होगा कि कांग्रेस ने कब मांग की संविधान सभा के लिए, तो 1935 होगा। लेकिन अगर आता है कि कब अधिवेशन में कब प्रस्ताव पारित किया, तो ये 1939 त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या होता है, अब ये तो कांग्रेस की तरफ से मांग होती रही। ब्रिटेन की सरकार ने सबसे पहले 1942 में जो क्रिप्स आए थे, क्रिप्स मिशन ने सबसे पहले कहा कि भारत में संविधान सभा के गठन की बात को स्वीकार किया, किंतु ये स्वीकार किया था, उन्होंने कहा था कि संविधान सभा गठन कब होगी, युद्ध की समाप्ति के बाद इन्होंने कहा था। तो इस क्रिप्स मिशन को तो हम लोग स्वीकार ही कर दिया था भारतीयों ने। तो क्रिप्स मिशन ने पहली बार कहा, लेकिन कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 1946 में जाके संविधान सभा का गठन हुआ था। तो याद रखिएगा भारत में संविधान सभा गठन किसके प्रस्ताव के आधार पर हुआ था, कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था संविधान सभा का गठन भारत में। ठीक है, अब देखते हैं जुलाई अगस्त 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के गठन के लिए सदस्यों का चुनाव हुआ। चुनाव कैसे हुआ था, जो प्रांतीय विधानसभा के सदस्य थे उन्होंने क्या किया कि इन संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया। तो याद रखिएगा कि जो चुनाव हुआ था संविधान सभा के सदस्यों का, वो प्रत्यक्ष रूप से जनता ने उनको नहीं वोट दिया था। जनता ने किसको चुना था, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों को चुना था। और ये प्रांतीय विधानसभा के सदस्य क्या किए थे, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किए थे। अब ये चीज याद रखिएगा कि इन संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, मतलब जनता ने डायरेक्ट इनका चुनाव नहीं किया था। और उस समय क्या था कि सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक संविधान सभा के सदस्य का चुनाव हुआ था। तो याद रखिएगा कि संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव के लिए 10 लाख की जनसंख्या को आधार स्वीकार किया गया था। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। किसने किया था, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने किया था। और सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर संविधान सभा के एक सदस्य का चुनाव हुआ था। तो ये याद रखना हमेशा हम लोग को। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है इसमें
संविधान सभा की संरचना की थी, मतलब कैसे सदस्य थे, कितने सदस्य थे, कहाँ कहाँ से आने थे। तो देखिए कुल सदस्य संख्या पहले निर्धारित की गई थी 389। कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 389 थी। इसमें से ब्रिटिश प्रांतों, मतलब जिसमें डायरेक्ट ब्रिटेन शासन कर रहे थे, ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्य आने थे। 292 सदस्य कहाँ से आने थे? ब्रिटिश प्रांतों से आने थे। देसी रियासतों से कितने सदस्य आने थे? 93 सदस्य देसी रियासतों से आने थे। और कमिश्नरी जो चार कमिश्नरियाँ थीं, उनसे 4 लोग आने थे। ठीक है, वो कमिश्नरियाँ कौन थी? तो एक तो खुद दिल्ली थी, दूसरा अजमेर और मारवाड़ को मिलाकर एक कमिश्नरी थी, तीसरा कुर्ग थी कमिश्नरी, और चौथी ब्रिटिश बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में चला गया है। ठीक है, तो ये 4 कमिश्नरियों से थे। तो इस प्रकार कितने हो गए? ये 292 प्लस 93 प्लस 4, ये कितने हो गए? 389 सदस्य हो गए। तो ये चुनाव होना था कुल संविधान सभा के सदस्यों का। अब संप्रदाय के आधार पर देखा जाए, धर्म के आधार पर देखा जाए, तो इनकी संरचना क्या थी कि 293 जो सदस्य थे ये सामान्य थे 293। ठीक है, फिर कितने थे? मुस्लिम लीग के इतना थे 79, मुस्लिम समुदाय के थे। और सिख कितना थे? 4। अब इसको जोड़ेंगे तो ये उतना नहीं होगा। ठीक है, क्यों? 389 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देसी रियासतों ने संविधान सभा में के निर्वाचन में भाग लिया ही नहीं इन्होंने। ठीक है, देसी रियासतों ने लिया ही नहीं, तो ये इसलिए ये क्या हो गई? संख्या हो गई। ठीक है, कि उस समय कांग्रेस लीग ने ही भाग लिया था, बाकी कुछ पार्टियों ने भाग लिया था, अभी हम लोग आगे देखेंगे। देसी रियासतों ने भाग लिया ही नहीं। ठीक है, अब विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधित्व को देखा जाए तो इस समय शेड्यूल कास्ट के लगभग 26 लोग थे, शेड्यूल ट्राइब के 33 लोग थे और 15 महिला सदस्य थीं। तो ये याद रखिएगा कि धार्मिक आधार पर, संप्रदाय के आधार पर इसकी संरचना क्या थी? सामान्य 213 लोग थे, मुस्लिम वर्ग के 79 लोग थे और सिख लोग कितने थे? 4 थे। फिर विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व कितना था? तो शेड्यूल कास्ट जो था उसका प्रतिनिधित्व 26 लोग कर रहे थे, शेड्यूल ट्राइब के 33 लोग प्रतिनिधित्व कर रहे थे और महिला सदस्य कितनी थी? 15 थी। तो ये एक तरह से इसकी कंपोजिशन है। फिर आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए चुनाव जो हुआ था वो कितने पे हुआ? 296 पे हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जो देसी रियासतें थीं उनके सदस्यों ने इसमें भाग नहीं लिया था। तो कितने सीटों पे चुनाव हुआ? 296 पे हुआ। अब कौन कौन कैसे जीता था? चुनाव परिणाम कैसे हुआ था? तो देखिए कांग्रेस स्वयं 199 सीट जीत गई थी। कांग्रेस कितनी जीती थी? 199 सीट स्वयं जीती थी और 9 जो सीटें थी वो कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार जीते थे। तो कांग्रेस कुल मिलाकर 208 सीट जीत गई थी। 296 में 208 सीटें कौन जीता था? कांग्रेस जीता था। अधिकांश जो मुस्लिम वर्ग के लिए आरक्षित सीटें थी, जैसे कितनी थी? 79 मुस्लिम वर्ग के लिए आरक्षित सीटें थी। उस 79 में 73 कौन जीत गया था? मुस्लिम लीग अकेले जीत गई थी। ठीक है, निर्दलीय कितने जीते थे? 8 जीते थे। फिर यूनियनिस्ट कितने जीते थे? 1 जीते थे। यूनियनिस्ट मुस्लिम कितने जीते थे? 1। यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट पार्टी कितनी जीती थी? 1। अनुसूचित जाति संघ कितना जीती थी? 1। कृषक प्रजा पार्टी 1 जीती थी। साम्यवादी 1 जीते थे और गैर कांग्रेसी सिख जो 1 जीते थे। तो हम लोग को ये भी याद रखना है, अगर याद हो सके तो। ठीक है, बाकी तो चीज़ें थोड़ी बहुत याद रहेंगी, दिमाग में रहेगा कि कौन कौन सी पार्टियां हैं। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखना है कि इतने लोग चुनाव में क्या हुए थे? विजयी हुए थे। कांग्रेस के कितने लोग? स्वयं कांग्रेस 199 सीट जीती थी और 9 कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार जीते थे। मुस्लिम लीग 73 जीती थी 79 में से, और निर्दलीय कितने थे? 8 सीटों पर जीते थे। बाकी एक एक सीट सब लोगों ने पाई थी, इतने लोगों ने। ठीक है, तो ये हम लोग देख लिया चुनाव परिणाम में क्या हुआ। फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं, इसमें थोड़ा सा इसका देख लेते हैं। एक नोट में क्या है कि देखिए जो उस समय के डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, ये पूर्वी बंगाल से लड़े थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, ये संविधान सभा के लिए पूर्वी बंगाल से लड़े थे। लेकिन जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया, बंटवारा हो गया, तो ये पूर्वी पाकिस्तान कहाँ चला गया? तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, जो बाद में बांग्लादेश हो गया। तो ये सीट वहाँ चली गई, पाकिस्तान में, पूर्वी पाकिस्तान में चली गई। तो अब इतने बड़े विद्वान से संविधान सभा वंचित हो जाती। तो फिर क्या किया गया कि पूना जो सीट थी, संसदीय सीट, यहाँ से कांग्रेस के MR जयकर से यह सीट खाली कराई गई, इस्तीफा देकर। पूना से MR जयकर से सीट खाली कराई गई और फिर इसमें उपचुनाव हुआ और यहाँ से विजयी होकर डॉक्टर BR अम्बेडकर फिर संविधान सभा में पहुँचे। ठीक है, काफ़ी विद्वान थे ये और काफ़ी कुछ इनके विद्वता का लाभ भी संविधान सभा ने उठाया है। ठीक, और संविधान निर्माण में इनका सबसे बड़ा योगदान है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का। ठीक है, चलिए,
तो फिर क्या हुआ, अब ये देखते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का निर्वाचन कहाँ से हुआ था। ठीक है, तो पहले तो ये हुआ था पूर्वी बंगाल से। पूर्वी बंगाल से वो कहाँ चला गया, वो चला गया बांग्लादेश के रूप में हो गया, या पूर्वी पाकिस्तान था उस समय, फिर बाद में बांग्लादेश हो गया। ठीक है, फिर इनको बाद में पूना संसदीय सीट से उपचुनाव लड़ाकर संविधान सभा में भेजा गया। किससे सीट खाली कराई गई थी, तो ये याद रखना है, M.R. जयकर से, कांग्रेस के थे, इनसे खाली कराई गई थी। ठीक है, तो ये याद रखना है। अच्छा देखिए, एक जगह मैं ऑप्शन देख रहा था, उसमें लिखा था कि पश्चिमी बंगाल से। पहले कहाँ चुने गए थे, पश्चिमी बंगाल। यही गलती हो जाएगी, पश्चिमी बंगाल से नहीं थे, पूर्वी बंगाल से थे। ठीक है, नहीं तो अगर ऑप्शन पश्चिमी बंगाल दिया होगा तो वो गलत होगा, अगर पूर्वी बंगाल ऑप्शन देता है तो वो सही होगा, नहीं तो बाकी तो पूना संसदीय सीट से गए ही थे। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि महात्मा गांधी भारत में और मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान में थे, ये कभी भी संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। ठीक है, कौन, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना कभी भी संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। अब देखिए क्या था, प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित सीटों का निर्धारण 3 समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया गया था। जो ब्रिटिश प्रांत थे उनमें संविधान सभा की जो सीटें निर्धारित थीं वो 3 समुदायों में विभाजित थीं। एक तो सामान्य समुदाय जो थे, दूसरे मुस्लिम और तीसरे सिख पंजाब में। तो ये 3 प्रकार की सीटें थी, सामान्य, मुस्लिम और सिख। ठीक है, ये 3 प्रकार की सीटें थी जो संविधान सभा के लिए चुनाव के लिए, ठीक है, रखी गई थी। अब देखिए संविधान सभा का अधिवेशन आता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, संविधान सभा का अधिवेशन, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इसको याद रखना हम लोग को। तो देखिए संविधान सभा का अधिवेशन कब हुआ, पहला 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ। अब इसकी अस्थायी अध्यक्षता की थी, मतलब इस समय ये अस्थायी अध्यक्ष थे, कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये याद रखना है कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ था, इस अधिवेशन में 207 सदस्यों ने भाग लिया था। ठीक है, क्यों, क्योंकि लीग के सदस्यों ने इसका बहिष्कार कर दिया था, बाकी लोगों ने हिस्सा ही नहीं लिया होगा। ठीक है, तो 207 सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया था। अब दूसरी बैठक कब हुई, 11 दिसंबर को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, क्या हुआ, दूसरी जो बैठक हुई थी संविधान सभा को 11 दिसंबर को, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट मतलब अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, तथा 25 जनवरी 1947 को व 16 जुलाई 1947 को क्रमशः H.C. मुखर्जी व V.T. कृष्णामाचारी को उपाध्यक्ष चुना गया। तो ये याद रखना है, तो 25 जनवरी को H.C. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया और 16 जुलाई 1947 को V.T. कृष्णामाचारी को उपाध्यक्ष चुना गया। तो ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन याद रखेंगे तो कोई बात नहीं है। बाकी ये राजेंद्र प्रसाद और सच्चिदानंद सिंह की कंडीशन को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 13 दिसंबर को संविधान सभा की कार्यवाही नेहरू द्वारा प्रस्तुत की गई। अब की क्या किया था इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था 13 दिसंबर को। ये डेट याद रखनी है कि 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। ठीक है, जिसमें 8 अनुच्छेद थे। इसमें कितने अनुच्छेद थे, 8 अनुच्छेद थे उद्देश्य प्रस्ताव में। 22 जनवरी 1947 को इन्हें स्वीकार कर लिया गया, किसको, उद्देश्य प्रस्ताव को, और यही जाकर हमारे संविधान की प्रस्तावना का प्रारूप बना है। तो याद रखिएगा, जो नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे, यही हमारे संविधान की प्रस्तावना का क्या बना, प्रारूप बना। अब इस उद्देश्य प्रस्ताव में क्या बातें थीं उसको देखते हैं कि नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव थे, इसमें कौन कौन सी बातें थीं। तो इन्होंने कहा था कि भारतीय गणराज्य प्रांतों व देशी रियासतों का संघ होगा तथा भारतीय संघ और उसके राज्य में समस्त शक्ति का स्रोत जनता होगी। ठीक है, जो संविधान में कहा गया है, जाहिर सी बात है जब प्रस्तावना में वही चीज़ शामिल है तो उद्देश्य प्रस्ताव में भी वही चीज़ थी, तो ही तो प्रस्तावना में शामिल किया गया। साथ ही प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक न्याय दिया जाएगा। ठीक है, आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक न्याय दिया जाएगा। स्वतंत्रता व समानता की गारंटी होगी। ठीक है, अल्पसंख्यक वर्गों तथा समाज के पिछड़े वर्गों के लिए विशेष रक्षा उपाय का संकल्प व्यक्त किया गया था। ये नेहरू द्वारा प्रस्तुत जो उद्देश्य प्रस्ताव थे उसमें ये बातें थी। ठीक है,
तो ये बात तो प्रस्तावना में भी कई बातें शामिल कर ली गई हैं। ठीक है, अब आते हैं अगला। उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया। भाई जाहिर सी बात है कि संविधान में कई प्रावधान करने हैं, ठीक है, बहुत से प्रावधान करने हैं, तो उसमें विभिन्न समितियां गठित की गई, तभी तो समितियों के माध्यम से काम किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें समितियां जो गठित की गई थी, तो इसमें 8 जो थी बड़ी समितियां थी और 13 छोटी समितियां थी जिसको उप समितियां कहते हैं। ठीक है, तो ये देखा जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब 13 जो छोटी समितियां थी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो 8 बड़ी समितियां थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। चलिए, तो इसमें देखते हैं कौन कौन सी समितियां थी, ठीक है, और कौन कौन उस समितियों के अध्यक्ष थे। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि जो प्रारूप समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी थी, इसके कौन थे अध्यक्ष? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। ठीक है, प्रारूप समिति के सबसे महत्वपूर्ण समिति थी ये प्रारूप समिति, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, अब इसके अगले हम स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। याद रखिएगा, यहाँ पे संघ संविधान समिति है, फिर यहाँ पर जो देखिए 6ठे नंबर पर है, यहाँ पे संघीय शक्ति समिति है, इसके भी अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू। तो याद रखिएगा, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू थे और संघीय शक्ति समिति के भी अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। तो याद रखिएगा। फिर देखिए यहाँ पर प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो याद रखिएगा, संघ में सबसे बड़ा जवाहरलाल नेहरू, दूसरे नंबर पर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, प्रांतीय संविधान समिति के थे। फिर अगला है मूल अधिकारों, अल्पसंख्यक एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो याद रखिएगा, मूल अधिकारों, अल्पसंख्यक एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसको याद रखना है कि प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फिर राज्यों के लिए, ठीक है, अब राज्यों के लिए कौन से थे? जिसमें राज्यों से समझौता करने वाली जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? ये भी नेहरू थे। तो याद रखिएगा, ये प्रांतीय संविधान समिति जो है इसके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये राज्यों के लिए, जो राज्यों में से समझौता करने वाली समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। ठीक है, फिर अगला है संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये 8 महत्वपूर्ण समितियां थी, जो बड़ी समितियां थी, इनको याद रखना है कि कौन कौन इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जो प्रारूप समिति है इसको ध्यान से देखते हैं कि प्रारूप समिति में कितने लोग थे। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है प्रारूप समिति, इसलिए इंपॉर्टेंट है प्रारूप समिति क्योंकि इससे क्वेश्चन भी पूछता है। ठीक है, तो देखिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे प्रारूप समिति के। बाकी सदस्यों में क्या कौन थे? तो सदस्य कौन थे? एन गोपाल स्वामी आयंगर थे इसके सदस्य। फिर कौन थे? के.एम. मुंशी थे। फिर कौन थे? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। फिर कौन थे? सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे। फिर देखिए ये जो है बी.एल. मित्रा, इन थोड़े दिन पे इनके स्थान पर एन माधव राव को लाया गया था इनके स्थान पे। ठीक है, बी.एल. मित्रा की जगह पर एन माधव राव को लाया गया था, तो ये सदस्य हो गए। फिर डी.पी. खेतान जो थे इनकी मृत्यु हो गई, तो इसके बाद टी. कृष्णामाचारी को लाया गया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे, मतलब अध्यक्ष को लेके 7 लोग थे इसमें, एक अध्यक्ष और बाकी 6 सदस्य। मतलब ये प्रारूप समिति कितने सदस्यों की थी? ये ठीक है 6 सदस्यों की थी और एक अध्यक्ष, मतलब सभी टोटल मिलाकर 7 लोग थे प्रारूप समिति में। तो इसको याद रखना है कि कौन कौन लोग सदस्य थे इसके प्रारूप समिति के। ठीक है, अब हम लोग आते हैं संविधान का निर्माण। सब कुछ हो गया, तो संविधान का निर्माण शुरू हुआ, तो अब कैसे होता है? तो देखिए, संविधान निर्माण से संबंधित विविध समितियों के प्रस्तावों पर विचार करने के बाद प्रारूप समिति ने संविधान निर्माण का पहला प्रारूप तैयार कर 21 फरवरी 1948 को प्रकाशित किया। ठीक है, संविधान सभा के कई लोग समितियां थी, ये सब अपना काम करते हुए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को सौंप दिया। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने प्रारूप समिति ने संविधान का पहला प्रारूप तैयार कर 21 फरवरी 1948 को प्रकाशित किया। अब इसमें कितने अनुच्छेद थे? 243 अनुच्छेद थे, 13 अनुसूचियां थी जब प्रकाशित किया। अब इसको जब प्रकाशित किया गया तो इस पे आम जनता की
राय मांगी गई कि भाई आप लोग, ये संविधान का प्रारूप है, इस तरह का संविधान रहेगा, आप लोग अपना 8 महीने के भीतर आप लोग सुझाव दीजिए। आम जनता से मांगा गया था, जो विद्वान थे। भाई बहुत से ऐसे विद्वान रहे होंगे कि जो संविधान सभा का अंग नहीं बन पाए होंगे, क्योंकि संविधान सभा की सीटें लिमिटेड थी, तो बहुत से ऐसे विद्वान रहे होंगे जो संविधान सभा में नहीं रहे होंगे, बट उनका सुझाव बहुत महत्वपूर्ण रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। और दूसरी बात होता है ना कि संविधान सभा के लोग ठीक थे, बहुत विद्वान थे, सब कुछ था, लेकिन जो सिस्टम में रहता है ना, हो सकता है कि कुछ कमियां उसको ना दिखती हों, जो सिस्टम से बाहर रह के देखता है उसको कमियां दिखती हों। ठीक है, तो ये हुआ कि भाई आम जनता में भी बहुत से ऐसे विद्वान हैं जो संविधान की कमियों को या इसको और बेहतर बना सकते हैं। तो ये क्या किया गया था कि 21 फरवरी 1948 को इसको प्रकाशित किया गया। इसमें 243 अनुच्छेद थे और 13 अनुसूचियाँ थी। अब इस पर कहा गया कि आम जन चर्चा कर 8 माह के भीतर सुझाव दे सकते हैं। उस समय भाई संचार के माध्यम नहीं थे, वरना व्हाट्सएप लोग कर देते, ठीक है, ईमेल कर देते या ट्विटर पे झगड़ा कर देते। ठीक है, संविधान तो ट्विटर पे ही बन जाता, अगर ट्विटर रहा होता उस समय फेसबुक पे ही बन जाता। ठीक है, लेकिन उस समय संविधान जब बन रहा था तब ये सब सोशल मीडिया नहीं थी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी नहीं थी, बहुत लिमिटेड थी चीज़ें। ठीक है, तो उस समय इसलिए इतना समय दिया गया 8 महीने का। आज तो होता तो ये आई थिंक मोदी जी बनाते तो 8 घंटे का समय देते कि भाई इतने जल्दी में बता सको तो बताओ, नहीं तो जाओ। ठीक है, सोशल मीडिया का ज़माना है। चलिए, संशोधनों के बाद इसे पुनः अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया। जब 8 महीने का समय दे दिया गया तो फिर 1948 अक्टूबर 1948 में इसको प्रकाशित किया गया। ठीक है, किसको? संविधान बना के। प्रारूप समिति ने 6 माह में 141 बैठकें करके प्रारूप तैयार किया था। प्रारूप समिति ने 6 माह के भीतर 141 बैठकों में यह प्रारूप तैयार किया था। अब इसमें क्या था? 315 अनुच्छेद थे व 8 अनुसूचियां थीं। ठीक है, शुरू में इसको, ठीक है। अब इसको संशोधित किया गया। इसको संशोधित किया गया कैसे? तो देखिए, पूर्णतः संशोधित संविधान की प्रतिलिपि संविधान सभा के सदस्यों के समक्ष रखी गई, जिस पर 3 वाचन, वाचन का मतलब होता है विचार विमर्श हुआ, 3 वाचन। तो ये भी याद रखिएगा कि संविधान कितने वाचन में हुआ है, तो 3 वाचन में हुआ है। ठीक है, तो प्रथम वाचन कब से कब चला है? 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक प्रथम वाचन चला है। द्वितीय वाचन कब चला है? 15 नवंबर से 17 अक्टूबर 1949 तक चला है। ठीक है, ये 48 से चला है, ये 15 नवंबर 1948 से है, 17 अक्टूबर 1949 है, ये याद रखिएगा, ये नवंबर 48 है, इसको लिख लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, 17 अक्टूबर 1949 तक चला है। और इसी वाचन में संविधान के प्रत्येक खंड पर व्यापक विचार विमर्श हुआ है, जो 7वें व 10वें अधिवेशन तक चला है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि संविधान पर सबसे विस्तृत चर्चा कब हुई है? द्वितीय वाचन में हुई है। ठीक है, और इसका खंडवार विचार विमर्श हुआ है, इसका पोस्टमार्टम हुआ है द्वितीय वाचन में। तृतीय वाचन कब चला है? तृतीय वाचन चला है 14 से 29 नवंबर 1949 तक चला है। ठीक है, 14 से 29 नवंबर 1949 तक चला है ये तृतीय वाचन। एक और हुआ था अधिवेशन, वाचन नहीं कहेंगे, अधिवेशन हुआ था जब संविधान को एडॉप्ट किया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि 3 वाचन में संविधान का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो ये संविधान का निर्माण हो गया। अब आते हैं संविधान का लागू होना। अब संविधान का निर्माण हो गया, तब संविधान को लागू करना था। तो देखिए, संविधान सभा ने, अब यहाँ पे लिख लीजिएगा, संविधान है ये, संविधान सभा ने तृतीय वाचन में, जो 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 को चला था, के अंतिम दिन, ठीक है, इसी तृतीय वाचन के अंतिम दिन सदस्यों ने डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित, क्या प्रस्ताव किस नाम से था? द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, ये प्रस्ताव रखा था उन्होंने। इस प्रस्तावित प्रस्ताव पर वोटिंग किया। कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? 288 सदस्यों ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करके इसको पास कर दिया था। इस दिन अपनाए गए संविधान में, कब? 26 नवंबर 1949 को, ये 26 नवंबर 1949 है। ठीक है, प्रस्तावित 288 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। इस दिन अपनाए गए संविधान में एक प्रस्तावना थी, 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थीं। ठीक है, और 22 भाग थे जो थे। ये चीज़ हो गया, संविधान तो हुआ। ठीक है, जब संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, इस दिन कुछ भाग तो लग गया। पूरे संविधान को लागू करने के बाद प्रस्तावना को लागू किया गया था, ये याद रखिएगा, पूरे संविधान को लागू करने के बाद प्रस्तावना को लागू किया गया था। अब देखिए,
26 नवंबर 1949 को नागरिकता, चुनाव, तदर्थ संसद, अस्थायी व परिवर्तनशील नियम तथा छोटे शीर्षकों से जुड़े कुछ प्रावधान, ठीक है, जैसे अनुच्छेद 5 हो गया, नागरिकता है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, सब नागरिकता से संबंधित है। फिर अनुच्छेद 60 है, 324 निर्वाचन से है, 366 है, 367 है, 379 है, 380 है, 388 है, 391 है, 392 है और 393 है। ये स्वतः ही लागू कर दिए गए थे, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को जब संविधान लागू किया गया था। शेष संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो ये याद रखना है कि संविधान लागू कब हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ। पूर्णतः संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इस प्रकार 26 नवंबर 1949 भारतीय संविधान को अंगीकार, एडॉप्ट करने तथा 26 जनवरी 1950 को इसे लागू, एग्जीक्यूट करने की तिथि है। तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया गया था, एडॉप्ट किया गया था, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसको क्या किया गया था, लागू कर दिया गया था, एग्जीक्यूशन इसका कर दिया गया था, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर, ठीक है, चलिए ये हम लोग देख लिया। अब हम लोग आते हैं संविधान सभा और संविधान से संबंधित तथ्य जो थे, संविधान सभा एवं संविधान सभा से संबंधित जो तथ्य हैं, ठीक है। देखिए, संपूर्ण संविधान जो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बना था। संपूर्ण संविधान कितने दिन में बना, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन बना था। और कितने सत्र हुए थे, 11 सत्र हुआ था इसमें, ठीक है, 11 सत्र हुआ था। कब से कब चला था, 9 दिसंबर से में पहला सत्र और 26 नवंबर में अंतिम सत्र था। ये 9 दिसंबर 1946 है, ये 26 नवंबर 1949 है, अंतिम सत्र हुआ था। जबकि 24 जनवरी 1950 को पुनः बैठक हुई थी। इसमें क्या हुआ था, जब सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था। कब, 24 जनवरी 1950 को। लागू कब हो गया था पूर्णतः, 26 जनवरी, 2 दिन बाद लागू हो गया था। 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हो गया था, लेकिन उसके 2 दिन पहले ही सारे सदस्य इकट्ठा हुए और संविधान पर क्या हुआ, संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था, ठीक है, ये याद रखना है आपको। प्रारंभ में संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 थी, जिसमें क्या था, ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे, देसी रियासतें थी और 4 कमिश्नरी वाले क्षेत्र थे। तो कुल कितनी थी, 389 थी, जिसमें ये 292 ब्रिटिश प्रांतों से थे, 93 के हिस्से थे ये देसी रियासतों से, 4 के हिस्से थे ये कमिश्नरी से। परंतु भारत पाकिस्तान विभाजन के पश्चात भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 ही रह गई। क्यों, क्योंकि बाकी पाकिस्तान चले गए, ठीक है। तो 299 में कौन कौन थे, तो 229 जो थे ये ब्रिटिश प्रांत के थे, 70 जो थे देसी रियासतों के थे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रियासतें कितनी थी, 93 थी। तो कुछ रियासतें कहाँ चलेगी, पाकिस्तान में चलेगी, तो संविधान सभा के सदस्य भी पाकिस्तान में चले गए। तो अब कितने हो गए, 229 ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से थे, 70 देसी रियासतों से थे, ठीक है। इनमें से 284 सदस्यों ने क्या किया था, संविधान पर हस्ताक्षर किया था। और उस समय संविधान की केवल 3 प्रतियां थीं, संविधान की 3 प्रतियां थीं, उन्हीं 3 प्रतियों पे 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। तो मूल जो संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां हैं, वो 22 भाग हैं, ठीक है। मूल संविधान में आज भी 395 ही अनुच्छेद हैं, लेकिन अभी आपको आगे हम बताते हैं। इसमें देखिए, ये देखिए, आज भी संविधान में 395 ही अनुच्छेद हैं, लेकिन इतना संशोधन किया गया है कि गणना के कारण वो उनके अनुच्छेद बढ़ गए हैं, ठीक है। लगभग 470 अनुच्छेद हो गए, अनुसूचियां कितनी हो गई, 22 हो गई हैं, 12 अनुसूचियां हो गई हैं। और भाग कितने हो गए हैं, भाग 24 हो गए हैं, ठीक है। या एक तरह से कहा जाए कि भाग 25 हो गए हैं, लेकिन वो उपभाग हो गए हैं, ठीक है। तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी, वह 22 भाग थे। आज कितने अनुच्छेद होंगे, गणना के हिसाब से 300 से अधिक हो, 395 से अधिक होते हुए 470 हो गए हैं। और अनुसूचियां कितनी हो गई, 12 अनुसूचियां हो गई हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग को याद रखना है। और आज जो हम लोगों ने पढ़ा है इसके आधार पर हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए, जो हम लोगों ने पढ़ा है उसके आधार पर क्वेश्चन अगर करते हैं तो देखिए, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या थी।
तो देखिए अंतिम बैठक की अंतिम तिथि सही क्या थी, 26 नवंबर 1949 को थी, 5 दिसंबर 1949 को थी, 24 जनवरी 1950 को थी या 25 जनवरी 1950 को थी, ये आपको याद रखना है। फिर है दूसरा क्वेश्चन, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था। पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, दूसरा है बम्बई प्रेसिडेंसी, तीसरा है संयुक्त प्रांत और चौथा है पंजाब से। ठीक है, तो इसका आपको उत्तर देना है, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिएगा कहाँ से हुई थी। और आज हम लोग इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। जो हम लोग का टॉपिक था अंतरिम सरकार एवं संविधान सभा का गठन, और संविधान सभा के सारे प्रारूपों का हम लोगों ने, सारे पहलुओं का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट डे। थैंक यू।